वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2025 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर को हम दो वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका आधा पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड है 45 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री, फोर्थ है 180 डिग्री। तो ध्रुवण तल और तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस स्थिति में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है m1 प्लस m2 छोटा होगा m से, सेकेंड ऑप्शन है m1 प्लस m2 बड़ा होगा m से, थर्ड ऑप्शन है m1 प्लस m2 बराबर होगा m के, और फोर्थ ऑप्शन है m1 इंटू m2 का जो गुणनफल है, m1 और m2 का जो गुणनफल है वो बड़ा होगा m स्क्वायर से। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो क्या होता है नाभिकीय संलयन? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो नाभिकीय संलयन में कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम दो नाभिक लें जिनके द्रव्यमान है m1 और m2, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, इन दोनों नाभिकों को हम मिला रहे हैं, इनसे हम क्या बना रहे हैं? एक स्मॉल m द्रव्यमान का नाभिक बना रहे हैं। दोनों को मिला के स्मॉल m द्रव्यमान का नाभिक बना रहे हैं। तो उस स्थिति में जब ये दोनों संलयित होते हैं तो इनसे कुछ एनर्जी उत्सर्जित होती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है। वो जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है? इनका कुछ द्रव्यमान लुप्त हुआ होता है, उससे वो एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस स्थिति में इनके पास जो इनका जो द्रव्यमान है वो तो ज्यादा होगा, बाद में जो प्राप्त हुआ है वो तो कम ही रहा होगा, क्योंकि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में खर्च हो गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सेकंड वाला। क्या होगा? m1 प्लस m2 बड़ा होगा m से, क्योंकि कुछ द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में खर्च हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो एक प्रतिरोध और एक प्रेरण प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। श्रेणी क्रम के लिए प्रतिबाधा अगर हमें निकालनी है, जब प्रतिरोध और प्रेरण प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हो तो उस स्थिति में फॉर्मूला आता है z का, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और उसका रूट। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर दिया हुआ है 8 ओम, तो 8 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6, तो 6 का स्क्वायर और इसका क्या है? रूट। ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100, ये होगा 100 रूट 100। रूट 100 क्या होता है? 10। रूट 100 को हम लिख सकते हैं 10। तो z की वैल्यू कितनी आई है? 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमसे पूछा है। तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक? फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो क्या करेंगे? R स्क्वायर इधर जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इसके नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको लिख लेते हैं F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इधर बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसका सेकंड, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग हमें बतानी है। तो न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग बताने के लिए स्पेक्ट्रम हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे? हम विजिबल रीजन से शुरू करते हैं, वी आर। विजिबल रीजन के बाद कौन होता है? इंफ्रारेड, उसके बाद होता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद होती है रेडियो वेव्स। और अगर हम इधर चलें तो इधर कौन आता है? पहले आती है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आती है एक्सरे, और उसके बाद आती है गामा रेज, उसके बाद आती है गामा रेज। तो इधर की ओर अगर हम चलते हैं तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम होता है, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है ये। तो कम, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की कौन सी है? RW, यानी रेडियो वेव्स। अब क्योंकि रेडियो वेव्स ऑप्शन में ही नहीं है तो इसके बाद कौन है? माइक्रोवेव्स, यानी सूक्ष्म तरंगे। तो सबसे कम तरंग, सबसे कम आवृत्ति की जो तरंगे होंगी वो कौन है? सूक्ष्म तरंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के साथ किस प्रकार बदलती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो परम ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस तरह से? जो काई है 1/T, इस तरह से ये होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं काई अनुक्रमणुपाती T इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अब डिस्क्रिप्टिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें बताना है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तब सारा का सारा प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसका हमें चित्र भी बना के दिखाना है। तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या हम कहें अभिलंब से दूर हटती है। तो सघन से जब विरल में जाती है तो क्या होता है? वो अपने मार्ग से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये इस पे अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण का कोण है, और ये जो कोण है ये आर है, अपवर्तन कोण। अगर हम इस कोण को बढ़ाते हैं तो ये कोण बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये कोण 90 डिग्री हो जाता है, जब ये कोण 90 डिग्री हो जाता है। जिस आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसे C से लिखा जाता है। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है क्या बन गया? C ये बन जाता है। इसको बोलते हैं हम क्रांतिक कोण। अब अगर क्रांतिक कोण का मान थोड़ा और बढ़ाया जाए, थोड़ा सा भी और बढ़ाया जाए, तो सारा का सारा प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना ही क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसमें हम ये फिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो समस्थानिक क्या होते हैं वो बताना है, और संभारिक क्या होते हैं वो बताना है। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान परमाणु भार अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है संभारिक। संभारिक कौन होते हैं? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग परंतु परमाणु भार एक जैसे होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ हमें खींचना है। तो ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? ऐसे प्रतिरोध, या हम कहें ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं, तथा ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथों के लिए जो ग्राफ आता है वो सरल रेखा आता है, और जो अनओमीय परिपथों के लिए ग्राफ आता है वो वक्र रेखीय आता है। तो दोनों ग्राफों को हमें बना के दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे? ओमीय परिपथ का ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। तो V और I के बीच हमें ग्राफ खींचना है।
तो यहाँ हम b ले लेते हैं, यहाँ हम i ले लेते हैं। तो ओमीय परिपथों के लिए ये ग्राफ कैसा आता है? सरल रेखा। कैसा होगा ये? सरल रेखा। किसके लिए है ये? ओमीय परिपथ के लिए। किसके लिए है ये? ओमीय के लिए। और अगर हम बात करें अनओमीय परिपथ की, तो इनके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये किसके लिए है? अनओमीय के लिए। अनओमीय के लिए। तो ओमीय के लिए कैसा आता है? सरल रेखा आता है, और अनोमीय के लिए कर्व रेखा आता है, वक्र रेखा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -8 कूलाम धनावेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, धनात्मक आवेश है किसी चालक पर या किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश दिया हुआ है। कितना? Q की वैल्यू दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। हमसे पूछा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये होता है आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र। तो पूछा क्या है? हमसे पूछा है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, कितनी कमी है या कितनी अधिकता है। तो स्मॉल e की वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो n बराबर यहाँ से कितना होगा? Q अपॉन E। Q की वैल्यू दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻⁻18। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻18 ऊपर है, -19 नीचे है। एक पावर बचेगी नीचे, एक माइनस की पावर बचेगी, वो ऊपर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो कितना होगा? ये कितनी बार कटेगा? 1.5 इंटू 10 की पावर जो माइनस नीचे 1 बची थी वो ऊपर जाएगी तो 10 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 15। n की वैल्यू कितनी आई? 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस चालक पर। कमी कैसे पता कि कमी है उस पर? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है चालक पर धन आवेश है, इतना धन आवेश है। तो धन आवेश तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तभी धन आवेश इस पर होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण दिया हुआ है, V बराबर 40 sin 100 पाई t वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकंड में है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमानों पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो इसमें समय वोल्टता ग्राफ हमसे पूछा है, हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें आवर्त काल निकालना होगा कि एक आवर्त पूरा करने में कितना समय इसको लग रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, पहले जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है v बराबर v नोट, सॉरी इक्वेशन दी हुई है v बराबर 40 साइन 100 पाई t। ये इक्वेशन दी हुई है। इसकी तुलना हम कर लेते हैं v बराबर v नोट साइन ओमेगा t से। हमने इसकी तुलना कर ली है। तो क्या लिखेंगे? v नोट की वैल्यू कितनी है? v नोट की वैल्यू है 40 वोल्ट। V नोट की वैल्यू है 40 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 पाई। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी बराबर कितना है? 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 अपॉन टी बराबर ये बचेगा 100 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 50। तो 1 अपॉन टी बराबर, सॉरी टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 50। इसको हम क्या लिखेंगे? 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड। तो एक आवर्त कितने समय में पूरा हो रहा है? 0.02 सेकेंड में एक आवर्त पूरा हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ हम बना लेते हैं। एक चक्र के लिए हमें ग्राफ बनाना है, समय वोल्ट का ग्राफ। तो इस तरह से एक चक्र हमने बना लिया है। एक चक्र कितने समय में पूरा हो रहा है? वो हो रहा है 0.02 सेकेंड्स में। तो 0.02 सेकेंड्स में ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक चक्र हो गया। आधा चक्र यहाँ पर हुआ होगा, ये कितना हुआ होगा? 0.01 सेकेंड्स। तो ग्राफ जो है मैक्सिमम कहां तक जा रहा है?
कितनी वैल्यू दी हुई है वी नोट की 40, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट, ये हो जाएगा 40 वोल्ट। यहाँ क्या होगा 0, ये प्लस में होगा वोल्टेज और ये माइनस में होगा। माइनस में कितना जाएगा माइनस के 40 वोल्ट। तो ये आया है ग्राफ, समय वोल्ट था ग्राफ। इस क्वेश्चन में जो पूछा था वो ग्राफ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? धारा का मान पूछा है, आई की वैल्यू हमसे पूछी है। तो आई बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर जो है वो धारा कहलाती है। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो दिया हुआ क्या है, एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ दिया हुआ है इसमें 6.0 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। इतने चक्कर ये लगाता है एक सेकेंड में। तो आई क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ई आएगा। 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टी क्या होता है, आवृत्ति। तो हम इसको लिख सकते हैं ई एफ। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू एफ कितना दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर कितनी बचेंगी -4, 10 की पावर -4। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है आई की वैल्यू। किसमें होगी ये, एम्पियर में। तो आई बराबर आया है 9.6 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ये सवाल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो सेक्शन सी है। इसमें कहा गया है, पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का क, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां हमसे पूछी है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां थी। पहली तो कमी थी वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया था। दूसरी कमी थी उसमें कि वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। वो कैसे, वो हम समझ लेते हैं। तो रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है और वृत्तीय कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड के अनुसार अगर हम एक एटम ले, एटम में ये हमने नाभिक लिया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एक लिया है हमने जो इस तरह से घूम रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, वो जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये वृत्तीय कक्षाओं में गति करेगा, इसके पास अभिकेंद्र त्वरण है, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के रूप में कुछ तरंगों को उत्सर्जित करेगा। तो जब यहां से ऊर्जा निकल रही है तो इसके पास तो ऊर्जा कम हो जानी चाहिए। जब ऊर्जा कम हो रही है तो इसकी जो कक्षाएं हैं वो छोटी हो जानी चाहिए और लास्ट में ये नाभिक के अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो ये निकाल ही रहा है ना, एनर्जी तो इसकी कम हो रही है। जो एनर्जी कम हो रही है तो ये नाभिक में चला जाना चाहिए था, पर अगर ऐसा हुआ तो नाभिक का स्थायित्व नहीं रहेगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये एक मुख्य कमी थी। एक कमी और थी इसमें, वो क्या थी, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। जब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो लगातार उत्सर्जित हो रही है। अगर ऊर्जा लगातार उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए था वो सतत होना चाहिए था, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए था। जबकि वो प्राप्त कैसा होता है, स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कुछ रेखाएं, कुछ निश्चित आवृत्ति की रेखाएं ही स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। तो ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो मुख्य कमियां। पहली कमी क्या थी, वो जो परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया था। दूसरी कमी थी रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में वो असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख का मार्ग भी दिखाइए। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को पहले हम बना लेते हैं। इसमें हमसे v की वैल्यू पूछी है, मतलब
प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी है, v का मान हमें पहले बताना होगा। तो चित्र दिया हुआ है कुछ इस तरह से, उत्तल लेंस इसमें दिया हुआ है, उसमें भी कुछ इस तरह से किरणें दिखाई गई हैं, यहां पर आकर वो मिल रही हैं, यहां पर वस्तु रखी हुई है O, या यहां पर ये जो किरणें हैं यहां पर आकर मिल रही हैं इस तरह से। इसकी जो दूरी है u की वैल्यू दी हुई है, u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चित्र में u की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू भी दी हुई है, f कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमसे पहले v की वैल्यू पूछी है, v का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र हमने इसमें लगा दिया। अब क्योंकि ये जो u दूरी है ये दाईं ओर है तो ये प्लस में ही ली जाएगी, ये जो वस्तु है ये u जो दूरी है ये दाईं ओर है इसलिए ये प्लस में ली जाएगी। तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 बराबर 1/v माइनस u की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया। क्योंकि v की वैल्यू चाहिए तो 1/v कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10, कितना ये हो जाएगा 20 एलसीएम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/20। तो v कितना हो जाएगा यहाँ से, v बराबर हम ले सकते हैं 20/3, ये कितना आता है 6.67 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आई 6.67 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किधर बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस की दाईं ओर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो क्या होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उससे कुछ तरंगे उत्सर्जित होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इनका जो ग्राफीय निरूपण है वो कैसे होता है, इनका जो चित्र है वो कैसे बनता है वो हम बना लेते हैं, क्योंकि सवाल में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो किरण आरेख है वो भी हमें दिखाना है, इनके जो वैद्युत और चुंबकीय घटक हैं वो हमें दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं। ये हमने 3 डायरेक्शन से ली है, x, y और z, 3 डायरेक्शन हमने ली हैं। ये तो होगी तरंग के संचरण की दिशा। अगर हम मान ले x तरंग के संचरण की दिशा है तो y जो है, y में जो होता है वो चुंबक का वैद्युत का घटक होता है, वैद्युत का घटक होता है, इसको हम लिखते हैं E से, ठीक है। और z डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होता है, z डायरेक्शन में होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको इस तरह से दिखाया है। तो ये क्या है, ये है z डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, तो ये किस में है y डायरेक्शन में। तो इस तरह से चुंबकीय जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो चलती हैं। ये किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है z में, और ये किस में है y में, ये किस में है y में। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उनमें वैद्युत का घटक भी होता है और चुंबक का घटक भी होता है। ये किसका घटक है, वैद्युत का घटक जिसको हमने E से लिखा है, ये किसका घटक है, चुंबक का घटक जिसको हमने B से लिखा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनके संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमें बताना है। तो क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, अगर हम कोई चुंबक लें जिसके 2 ध्रुव है N और S, दोनों के बीच की जो दूरी है, प्रभावी लंबाई है वो अगर 2L है, तो ये जो है ये कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव, ये कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? चुंबक के किसी एक ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक के किसी एक ध्रुव का सामर्थ्य मतलब स्मॉल m इंटू उनके बीच की प्रभावी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या होता है? किसी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है, धारावाही कुंडली के लिए इसका फॉर्मूला एक और आता है, M बराबर I इंटू ए, आई इंटू ए, जहां पर I क्या है? धारावाही कुंडली में प्रवाहित धारा और A है कुंडली का क्षेत्रफल। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यहाँ n आ जाता है, तो m बराबर कितना हो जाता है? NiA। तो ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, जो कि है खंड द का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खंड द में, चौथे का पहला दिया हुआ है, गोस्की नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न हमें करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें सूत्र निकालना है। किसके कारण? एक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक तार लेना होगा जिसकी लंबाई इनफाइनाइट होगी। एक वायर हम लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। तो क्या करते हैं? हम एक वायर लेते हैं, यहां हम चित्र बना लेते हैं। एक वायर हमने लिया है, इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ये बहुत बड़ा तार है। इस पूरे वायर पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वायर पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। इस तार से कुछ दूरी पर, इस तार से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो स्मॉल r त्रिज्या का, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का हम बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय है वो बंद पृष्ठों के लिए ही मान्य होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बेलनाकार पृष्ठ हम बना लेते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? r, और लंबाई हम इसकी ले लेते हैं स्मॉल l। इसकी लंबाई हमने ले ली है स्मॉल l। तो ये क्या हो गया? एक बेलन यहां पर एक बन गया है। इसके एक बिंदु, इस बिंदु पर, इसको हम P नाम दे देते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे? जहां पर वैद्युत क्षेत्र बताना होता है वहां पर एक क्षेत्रफल अवयव हम ले लेते हैं, एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश हम उसको बोलते हैं, जो होता है dA। तो dA की दिशा हमेशा, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो dA की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होगी। तो किसकी डायरेक्शन हो गई? ये dA की, ये डायरेक्शन हो गई dA की। अब जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो भी क्या, कैसे होती है? पॉजिटिव से निकलती हैं। वो भी कहां से निकलती है? पॉजिटिव से। तो इस वायर से वैद्युत बल रेखाएं भी ऐसे जा रही होंगी, तो वैद्युत बल की दिशा भी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सेम है। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री का इनके बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर हमें इस एरिया से, इस DA एरिया से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बिंदु P से, या हम कहें DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को पाई E से हम लिखते हैं। पाई E बराबर होता है EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब क्योंकि थीटा तो 0 डिग्री है, थीटा कितना है? 0 डिग्री, तब पाई E बराबर कितना हो जाएगा? पाई E बराबर ये हो जाएगा EDA, ये हो जाएगा EDA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इतना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम ऐसे समाकलन लगा सकते हैं। पूरा ये जो पृष्ठ है ये क्या है? एक बेलन है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा, बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? 2 पाई RL। तो हम यहां लिख देते हैं बेलनाकार, बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? हम इसको लिख सकते हैं DA बराबर 2 पाई RL। इस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं DA की जगह, तो कितना हो जाएगा? पाई E बराबर ये हो जाएगा
E इंटू 2πr/L, इतना ही हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसमें लाएंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, यहां हम लिख लेते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम एक चीज और हम जानते हैं, ये जो तार हमने लिया है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व अगर लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा से हम उसको लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है Q अपॉन L, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा L। तो यहां हम लिख देते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। इस वाली वैल्यू को अगर हम यहां रखें, इस Q बराबर लैम्डा L को अगर हम यहां रखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है फाई ई बराबर, ये हो जाएगा फाई ई बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही फाई ई के बराबर है, दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, E इंटू 2πr/L बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, E बराबर कितना आएगा, E बराबर ये आएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो ये फॉर्मूला इसका आ जाएगा। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो E बराबर क्या आया, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R न्यूटन प्रति कूलम। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, और R क्या है, इस बेलन की त्रिज्या या बंद पृष्ठ की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी का चित्र हमें बना के दिखाना है, तो वो कैसे हम बनाएंगे। दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी का काम होता है दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्ती दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी या परावर्तन दूरदर्शी। तो इसमें पूछा है हमसे परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। तो परावर्ती दूरदर्शी का चित्र हमें बनाना है। वो क्या होता है, बेलनाकार नली होती है, उस बेलनाकार नली में एक और छोटी नली जुड़ी होती है इस तरह से, और यहाँ क्या लगा होता है, अभिदर्शक दर्पण यहाँ पर लगा होता है। क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी है तो इसमें दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, ये एक बेलनाकार नली है, इधर से ये खोखला है, तो इधर से बहुत दूर से प्रकाश की तरंगें इस तरह से आती हैं और यहाँ इस पे टकराती हैं, और इस पे टकरा के इधर की तरफ हो जाने लगती हैं। जब यहाँ पर आती हैं तो इनके मार्ग में द्वितीयक अभिदर्शक दर्पण हम लगा देते हैं, एक और अभिदर्शक दर्पण यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्या होता है, इससे टकराकर ये प्रकाश की किरणें इस तरह से एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें इधर से आई, यहाँ टकराई, और टकराने के बाद दूसरे अभिदर्शक दर्पण से टकराई, और इससे टकराने के बाद आगे इस तरह से चली गई। अब यहाँ पर लगा होता है एक उत्तल लेंस, यहाँ लगा होता है एक उत्तल लेंस। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। अब यहाँ से हम इस प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है, यहाँ से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसको, ये जो लेंस हमने लगाया है, इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ये लेंस कहलाता है नेत्रिका लेंस, क्योंकि आंख के पास होता है इसलिए इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये कहलाता है अभिदर्शक दर्पण, ये कहलाता है अभिदर्शक दर्पण।
अभिदर्शक दर्पण। कौन सा है ये? अवतल दर्पण यहाँ पर यूज किया गया है। ये यहाँ पर अभिदर्शक द्वितीय दर्शक दर्पण है, ये द्वितीय अभिदर्शक कहलाता है। ये प्रथम अभिदर्शक और ये द्वितीय अभिदर्शक। तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस अभिदर्शक दर्पण पर टकरा रही हैं और दूसरे अभिदर्शक दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात जहां पर वो मिलती हैं वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रतिबिंब को लेंस की सहायता से बड़ा करके हम देख लेते हैं। तो ये जो लेंस है इसको बोलते हैं नेत्रिका। ये कहलाता है नेत्रिका लेंस। ये होता है नेत्रिका लेंस। तो ये है परावर्तीय दूरदर्शी का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं पहले हमें वो बताने हैं, उसके बाद प्रतिचुंबकीय, उसके बाद लोह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय और थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब चुंबकीय और थोड़े से आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब थोड़े से ये प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। अगला है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय का उदाहरण अगर हमें बताना है तो हम बता सकते हैं एल्यूमिनियम या फिर ऑक्सीजन। और अगर हमें प्रतिचुंबकीय का उदाहरण बताना है तो तांबा या फिर जल। और लोह चुंबकीय के एग्जाम्पल बताने हैं तो लोहा या निकेल या फिर कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों को हमें बताना है। तो उसके लिए हमें बैंड पता होने चाहिए। कितने प्रकार के बैंड होते हैं? दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। एक होता है चालन बैंड, दूसरा होता है संयोजी बैंड। तो दोनों बैंड हम बना लेते हैं। एक तो होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजी बैंड। इस तरह से दो बैंड होते हैं, चालन और संयोजी। तो अगर चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में, चालन और संयोजी बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, या तो गैप नगण्य है, दोनों के बीच का गैप नगण्य है, या फिर दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं चालक। ये कहलाएंगे चालक। ऐसे पदार्थ जिनके चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच में गैप नगण्य होता है या ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये कहलाते हैं चालक। अगर हम बात करें अचालकों की, तो अचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। चालन बैंड के और संयोजी बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या कहलाता है? कुचालक या अचालक कहलाते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? चालक। जिनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है ये क्या कहलाते हैं? अचालक। सॉरी, अचालक। ये कहलाते हैं अचालक। अब बचे अर्धचालक। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में बहुत कम गैप होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में बहुत कम गैप होता है, मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप होता है, तो ये कहलाते हैं अर्धचालक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल हमें बताना है, तो जो जो दिया हुआ है पहले में हम वो लिख लेते हैं। इसमें पहले परिभाषा पूछी है स्वप्रेरकत्व की। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है पहले तो हमें वो बताना है। तो क्या होता है स्वप्रेरकत्व? पहले हमें स्वप्रेरण को पता करना होगा। तो क्या होता है स्वप्रेरण? किसी कुंडली में धारा के मान में यदि हम परिवर्तन लाए तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना कहलाती है स्वप्रेरण। कितना उत्पन्न होता है? यह होता है स्वप्रेरकत्व। तो अगर आगे इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहा गया है H की वैल्यू दी हुई है, सॉरी L की वैल्यू दी हुई है 0.4 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हम पहले हेनरी में बदल लेते हैं, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। और आगे दिया हुआ है टी की वैल्यू भी दी हुई है 0.1 सेकेंड। और धारा का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है। जो धारा में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर से। कितना परिवर्तन हो रहा है? 1 एम्पियर। 1 सेकंड में कितना परिवर्तित हो रही है? 1 एम्पियर। तो हमसे पूछा है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल की वैल्यू दी हुई है 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू डेल्टा आई की वैल्यू है 1 और टी की वैल्यू है 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 1 अपॉन 0.1 कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10। 10 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -3। तो कितना हो जाएगा? ये वोल्ट। कितना आएगा? वोल्ट में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 क्या होता है? मिली। तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 4 मिली वोल्ट। E बराबर ये हो सकता है 4 मिली वोल्ट। तो ये इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें का क। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है? उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। तो हमें उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की कार्यविधि बतानी है। पहले इसका सिद्धांत हमें बताना है कि किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत? जब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स, पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स यदि दूसरी कुंडली से संबंधित हो जाए तो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का हमें चित्र बना के दिखाना है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है, दो कुंडलियां इसमें होती हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की जो संख्या है वो कम होती है। फेरों की संख्या कम होती है। और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका काम क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का काम होता है निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करना। तो अगर यहां हमने Vp विभव दिया है तो इस पे जो विभव प्राप्त होगा वो Vs होगा। ये जो विभव है कम होगा और ये जो विभव है ज्यादा होगा उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो इसके लिए जो परिणामन अनुपात का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसको हम लिख लेते हैं Vp अपॉन Vs बराबर होता है Np अपॉन Ns, या इसको लिख सकते हैं Ep अपॉन Es, या हम इसको लिख सकते हैं Is अपॉन Ip बराबर R। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। यहां पर Vp क्या है? प्राथमिक कुंडली के सिरों का विभवांतर। Np क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। Ep क्या है? प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल। Is क्या है? द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा। ऐसे ही Vs क्या है? द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभव।
NS क्या है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ES क्या है? द्वितीयक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और IP क्या है? प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। तो तीनों को हम देख लेते हैं। क्या होगा जब हम संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दें और प्लेटों के बीच की दूरी, सॉरी, क्षेत्रफल हम आधा कर दें। क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्षेत्रफल आधा कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी दो गुना कर दें और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दें। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। पहली कंडीशन में कहा गया है जब हम दूरी दो गुनी कर दें, जो दूरी है हम दो गुनी कर दें तो कितना हो जाएगा? ये क्या थी? धारिता। अब धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ा है? धारिता आधी हो गई है, पहले से आधी हो गई है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दो गुना कर देने से तो धारिता है वो आधी हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अगला दे रखा है, दूसरी कंडीशन में कह रखा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो अगर हम क्षेत्रफल आधा करें तो a बाय 2 ऐसे लिखा जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस स्थिति में भी जो धारिता है वो आधी हो रही है। जब हम प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें तब भी धारिता आधी हो जाएगी, और प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दें तब भी क्या हो जाएगी? वो आधी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो क्या आता है? यहाँ पर परावैद्युत माध्यम के लिए K आ जाता है। तो क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये क्या है? ये सी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है सी की। तो यहाँ पर ये सी एम मीडियम में भर दिया ना हमने इसमें के। तो जब हम परावैद्युत माध्यम इसमें भर देते हैं तो प्लेटों के जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाती है। के परावैद्युतांक माध्यम भरने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये थे 3 पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ था? प्लेटों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए तो क्या होगा? धारिता आधी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तब क्या होगा? तो भी इनकी जो धारिता है वो आधी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तो उस स्थिति में जो धारिता है वो k गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक माध्यम में एक ही ओर संचलित हो रही होती हैं, तो जहां दोनों तरंगे अध्यारोपित होती हैं उस स्थान पर किसी स्थान पर तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। आगे कहा गया है विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश अपने तरंगदैर्ध्य की कोटि के अवरोध से टकराता है, जब प्रकाश की ही तरंगदैर्ध्य की कोटि के अवरोध से टकराता है तो वो उसके छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। यह घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यह घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। आगे कहा गया है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं? पहली शर्त तो ये है कि जो तरंगे होनी चाहिए, तरंग मिलने वाली तरंगे जो होनी चाहिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, इनकी तरंग दैर्ध्य लगभग समान होनी चाहिए, इनके आयाम लगभग समान होने चाहिए, और जो तरंगे मिल रही हैं, जिस स्रोत से ये तरंगे निकल रही हैं, ये स्रोत कैसा होना चाहिए? ये कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में उसमें भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करना है। तो क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? व्हीटस्टोन सेतु का काम होता है अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाना। तो कैसे बनता है व्हीटस्टोन सेतु? इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं PQRS।
4 प्रतिरोध इसमें जुड़े होते हैं पी क्यू आर एस। तो यहां हम इस तरह से 4 प्रतिरोध बना लेते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। 4 प्रतिरोध इसमें लगे होते हैं। बीच में लगा होता है इसमें गैल्वेनोमीटर, बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर G। यहां लगी हुई होती है इसमें बैटरी, एक लगी होती है इसमें बैटरी। इस तरह से बैटरी जोड़ी गई है। तो संतुलन की अवस्था क्या होती है? संतुलन की अवस्था में G में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो वो अवस्था कहलाती है संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था असल में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होती है। मतलब P और Q का अनुपात बराबर होना चाहिए R और S के अनुपात के, तब ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलन की अवस्था में होता है। तो इस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी I। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D हमने नाम दे दिया है। अब ये जो धारा है ये 2 भागों में बटी है, इसको I1 मान लिया और इधर जो जा रही है इसको I2 हमने मान लिया। यही धारा इधर पहुंची होगी क्योंकि इसमें तो कोई धारा जा नहीं रही है क्योंकि ये संतुलन की अवस्था है। तो यहाँ पर क्या जा रही होगी? I1 और यहाँ क्या आ रही होगी? I2। यहाँ पर पहुंचकर फिर से क्या बन गई होगी? I यहाँ पर प्राप्त हो गई होगी। तो हम इसमें लगाते हैं किरचॉफ का नियम। यहाँ पर 2 लूप बन रहे हैं A B D A। एक तो लूप ये बन गया, एक लूप बन रहा है B C D B। 2 लूप यहाँ पर बन रहे हैं। दोनों ही लूप में किरचॉफ का नियम हम लगा देते हैं। तो करते हैं, कैसे करेंगे? लूप A B D A से, लूप A B D A से। तो क्या होता है, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है और जितना प्रतिरोध लगा हुआ है उसका गुणनफल होता है। तो क्या होता है, प्रतिरोध कितना है P और धारा कितनी है I1। यहां चले हम, इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई धारा नहीं, इसमें कोई धारा नहीं होगी। अब हम यहां आते हैं, D से कहां चल रहे हैं? A। प्रतिरोध कितना है R, धारा कितनी है I2। क्योंकि धारा की दिशा विपरीत है, जिधर हम चल रहे हैं उसकी धारा की जो दिशा है कैसी है, वो विपरीत है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। बराबर में आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, कोई वैद्युत वाहक बल इसमें नहीं लगाया गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P(I1) बराबर R(I2)। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे लूप में हम सेम ऐसे ही हम दूसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो क्या करेंगे? B C D B से। कौन सा लूप? लूप B C D B से। इसमें भी किरचॉफ का नियम लगाएंगे। कैसे चलेंगे? जितना प्रतिरोध है और उसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहां पर आ गए। इसके बाद C से हम D चले हैं, तो प्रतिरोध कितना है S, धारा कितनी है I2। क्योंकि धारा की दिशा हमारे चलने की विपरीत दिशा में है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। क्योंकि कोई बैटरी नहीं है इस लूप में तो 0 आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? Q(I1) बराबर SI2। इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं सेकंड। इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो यहां हम इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा? P(I1) बराबर क्या है R(I2) अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा Q(I1) बराबर क्या आएगा? SI2। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? P(Q) बराबर R(S)। यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कहा गया है, इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूले को पहले हम लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा? R बराबर L² अपॉन M। R बराबर L² अपॉन M। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा।
आर बराबर एल स्क्वायर अपॉन एम। एल की 3 वैल्यू दे रखी है, एम की भी 3 वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अगर हमें निकालना है अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये अगर निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपॉन M3, ऐसे हम लिख सकते हैं। लंबाइयों का अनुपात कितना है? 3 अनुपात क्या है, 2 अनुपात 1, तो कितना हो जाएगा? M1 की वैल्यू कितनी है? 1 अनुपात 2 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अनुपात L3 कितना दिया है? 1 और बटे में क्या है? सॉरी 3 बटे में क्या है? M1 की M3 की जो वैल्यू है वो क्या है? 3, तो कितना हो जाएगा ये? 9 अनुपात 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे तो 2 आएगा और अनुपात 1 बटे 3। इसको 3 से हम भाग दे देते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 अनुपात 6 अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 1। तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 क्या आया है? 27 अनुपात 6 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परस्पर संपर्क में रखे 2 उत्तल लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो उत्तल लेंस हमें लेने हैं, 2 उत्तल लेंस हम ले लेते हैं जिनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 उत्तल लेंस हमें लेने होंगे जिनकी संयुक्त फोकस दूरी का हम सूत्र निकालेंगे। तो कैसे करते हैं? 2 उत्तल लेंस हम ले लेते हैं, यहां हम बना लेते हैं, 2 उत्तल लेंस लेते हैं और इनको इस प्रकार रखते हैं, संपर्क में इस प्रकार रखते हैं कि इनकी जो मुख्य अक्ष है, इनकी जो समांतर अक्ष है वो एक ही है, इनकी जो प्रकाशीय अक्ष है वो एक ही है। तो यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं O, एक वस्तु हमने यहाँ पर रखी है O जिसकी दूरी है U, जिसकी दूरी है U। यहां से वस्तु इस तरह से, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाता है, I के रूप में इसका प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब दूरी को हम V से लिखते हैं, तो I से जो लेंस तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी? V, जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। अगर ये वाला लेंस नहीं होता, सेकंड वाला लेंस नहीं होता, तो क्या ये प्रतिबिंब यहां नहीं बनता? इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां बनता, इसको हम I डैश मान लेते हैं। I डैश की जो दूरी है इसको हम V डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता? प्रतिबिंब बनता I डैश पर, जिसकी दूरी हमने ले ली है V डैश। तो इस स्थिति में अगर 2 लेंस हमने ली है, पहले वाले की फोकस दूरी f1, दूसरे वाले की फोकस दूरी f2 हमने मान ली है, तो फर्स्ट लेंस की जो फोकस दूरी है वो f1 है, सेकंड वाले की क्या है? f2 है। तो लेंस का सूत्र हम लगा देते हैं, जब सिर्फ पहला वाला लेंस उपस्थित है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला लेंस उपस्थित है, तो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या आएगी? 1/f1 बराबर क्या होगा? 1 प्रतिबिंब दूरी होती है ना, तो जब लेंस दूसरा वाला नहीं है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I डैश पर बन रहा है। जब प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है तो उसकी दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V डैश। तो कितना आएगा? 1/V डैश माइनस 1 क्या होता है? वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी तो दी हुई है U, तो ये हो जाएगा U। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, जब केवल सेकंड वाला लेंस उपस्थित हो, फर्स्ट वाला जो लेंस है वो ना हो, तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/f2 बराबर 1 जब दूसरा लेंस लिया गया है, पहला नहीं लिया गया है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर बन रहा है, और I की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V। तो 1/V इसको लिखा जाएगा माइनस 1 क्या आती है? वस्तु की दूरी। अब क्योंकि लेंस पहला वाला तो है नहीं, पहले वाले लेंस से तो वस्तु की दूरी दी हुई थी U, इसकी दूरी नहीं दी हुई है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। वस्तु का प्रतिबिंब
दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसकी दूरी आभासी दूरी कहलाएगी। तो ये अब ये जो v डैश है ये वस्तु की दूरी कहलाएगी। तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर v डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये आएगा 1/v माइनस 1/u। अब अगर इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक लेंस बन रहा हो, दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बन रहा हो और उसकी फोकस दूरी f हो, उस लेंस की फोकस दूरी f हो, तो क्या हम इसको 1/f नहीं लिख सकते? इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 1/f। तो यदि दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F हो तो कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये होगा 1/f। ये हो जाएगा 1/f। इसको हम लिख सकते हैं 1/f। तो इसको कितना लिख लेंगे हम 1/f को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम कितना है यहाँ f1 f2 ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर क्या आएगा f2 प्लस f1 इस तरह से आएगा। और f का फॉर्मूला अगर निकालना है तो f बराबर हम लिख सकते हैं f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला किसके लिए आया है? ये फॉर्मूला आया है दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। दो लेंसों से एक जो लेंस बनाया गया है उसकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ये है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बचे हुए पार्ट को उसमें हम सॉल्व करेंगे।